नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे दूसरे चैनल अनफिल्टर्ड इंडियन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी कुछ समय के लिए इस चैनल पर वीडियोस की संख्या थोड़ी कम रहेगी और ज्यादातर वीडियोस उस दूसरे चैनल के ऊपर आएंगे, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात मुद्दे की। एक बार सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी कि जैसे जैसे राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होता गया, वैसे वैसे भारत आर्थिक रूप से उन्नति करता गया। 1990 के दशक के शुरुआत में बाबरी ढांचा गिरता है। उसके बाद भारत के अंदर लिबरलाइजेशन आता है, यानी कंपनियों का निवेश आता है, यानी कि पैसे की आमद भारत के मार्केट में धीरे धीरे होने लगती है और सोशलिज्म और जो रेड टेपिज्म था वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। उसके बाद 2000 के दशक के शुरुआत में भारत के अंदर एएसआई का सर्वे होता है। वहां पर 52 खंभों का एक स्ट्रक्चर निकलता है जो ये तय कर देता है कि यहां कभी राम मंदिर हुआ करता था। जो बाबरी ढांचा है वो एक मंदिर के ऊपर खड़ा हुआ था। हिंदुओं का जो पक्ष है वो मजबूत होता है। ये वही समय था जब सरकार पहली बार नेट पॉजिटिव बजट देती है, यानी बिना घाटे का बजट देती है। उसके बाद जैसे जैसे राम मंदिर के निर्माण प्रशस्त होता जा रहा है, जैसे जैसे राम मंदिर धीरे धीरे नई ऊंचाई को छू रहा है, उसका निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, वैसे ही भारत और भारत की अर्थव्यवस्था आज $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। पिछले 10 साल में भारत का नेट एक्सपोर्ट डिफेंस में लगभग 34 गुना हो चुका है। जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट है, उसमें उससे भी भारत 5 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो समझिए भारत किस नई तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत को दो नए जैकपॉट लगते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जैकपॉट क्रूड ऑयल। जी हाँ, भारत के टोटल इंपोर्ट सबसे बड़ा बिल जिस चीज का बनता है वो क्रूड ऑयल का बनता है। कच्चा तेल भारत के अंदर आता है, उसके बाद वो रिफाइन होता है। भारत की बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बढ़ती इकोनॉमी है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी अगर कोई है तो भारत में है। निश्चित तौर पर जिस तेजी से भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी उसी तेजी से भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ेगा। अभी भारत में से टोटल 85% जो तेल है वो बाहर से मंगाता है। भारत से मात्र 15% बॉम्बे हाई से हो जाता है या आसाम से हो जाता है, इन जगहों से ही होता है। लेकिन भारत को अब ऐसा लग रहा है कि अपना खुद का कच्चा तेल का बड़ा भंडार मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल जो हरदीप पुरी है, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि भारत को यह उम्मीद है, जिस तरीके से अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है, देखिए एक्सप्लोरेशन पुरानी सरकारें भी कर सकती थी, उनके पास भी ये ऑप्शंस थे, ये वायबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वो एमओयू वाली पार्टीज थी, या वो नहीं चाहती थी कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है देश के लिए? यानी देश के इंजन को चलाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, आपने उसके एक्सप्लोरेशन पे, उसके ऑप्शंस को ढूंढने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। ये सरकार आती है, ये रिन्यूएबल का ऑप्शन ढूंढती है, ये सरकार आती है, ये एक्सप्लोरेशन का ऑप्शन ढूंढती है। अभी उस एक्सप्लोरेशन के प्रयास में ही भारत ने लगभग 2 लाख करोड़ लीटर कच्चा तेल मिलने की संभावना है। ये उतना ही है जितना दुनिया का 17वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जिस देश के पास है ना, गुयाना, उसके लगभग लगभग बराबर है। भारत ने उम्मीद है कि अंडमान एंड निकोबार के पास एक नया गुयाना ढूंढ लिया है तेल के रिजर्व के हिसाब से। ये इतना बड़ा भंडार है, यानी 17वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन भारत बन सकता है अगर ये एक्सप्लोरेशन ऐसे ही चलते रहे। और जो उम्मीद है, अगर वो तेल रिजर्व वहां पर मिलते हैं। और भारत की जो छलांग है, भारत का जो प्रयास है कि किस तरीके से $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से बढ़कर हम लगभग $20 ट्रिलियन या $30 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंपोर्ट बिल्स कम किए जाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और ऐसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को घटाया जाए जो से आते हैं। इसीलिए भारत ने पिछले कुछ समय में, जहां भारत 27 देशों से तेल खरीदता था, उसने बढ़ाकर लगभग 41 देश कर ली है। क्या कारण है? मान लीजिए आज ईरान में युद्ध हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, दुनिया का 20% तेल वहां से आता है। तो अगर मान लीजिए 4-5 सप्लायर है, ईरान है, सऊदी है, कुवैत है, मान लीजिए यही देश है, तो मान लीजिए वो रास्ता बंद हो जाता है, तो भारत क्या करेगा? तो भारत ने अपने जो इंपोर्टर्स हैं उनकी लिस्ट बड़ी कर दी है, 27 से बढ़कर 41 हो गए हैं। हालात तो यह है कि वेनेजुएला से भी भारत इंपोर्ट कर रहा है। वो वेनेजुएला जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, भारत वहां से भी तेल खरीद रहा है। जो नेचुरल है उसमें भी भारत ने अपनी डिपेंडेंसी कतर जैसे देशों से घटाकर मोजाम्बिक जैसे ऑप्शंस को तलाशना शुरू कर दिया है। उसी में भारत ने अपने जो नेटिव, अपनी जो रीजन है, अपना जो इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर तेल के एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने का प्रयास किया। ढूंढा जाए क्या पता यहां भी तेल हो।
50% तो हम लेते ही हैं, और ज्यादा आ सकता है क्या? उसी प्रयास में भारत सरकार ने पिछले 37 साल में सबसे ज्यादा कुएं कभी खोदे गए, तो पिछले साल खोदे गए 2024 में, और वो लगभग 541 कुएं खोदे गए हैं, जिसमें 438 कुएं अभी लगभग डेवलपमेंट की फेज में है। इस पे 37,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। एक कुआं खोदने में लगभग $100 मिलियन का खर्च आता है। गुयाना ने 43 से 44 कुएं खोदे हैं, तब जाकर उसे लगभग 41वें कुएं में जाकर तेल मिला, यानी 3-4 कुएं में ही तेल मिला है उसे। भारत अब तक 537 खोद चुका है, यानी कि ओएनजीसी जैसी कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट हो सरकारी हो, ये कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सवाल तो निश्चित तौर पर पूरी पूर्ववर्ती सरकारों से पूछा ही जाएगा, लेकिन सरकार ने प्रयास किया कि अपने इंपोर्ट बिल को घटाया जाए, उसके लिए एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं। इसके अलावा भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी हैं, विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, पाडूर में है, अब उड़ीसा और राजस्थान में भी प्रयास किया जा रहा है। यानी ये वो तेल के भंडार हैं जो अंडरग्राउंड भारत ने बनाए हैं। युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है, कहीं से तेल आना बंद हो जाता है, तेल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं जो भारत ने अपने यहां बना कर रखे हुए हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं खाड़ी के ऐसे देश भी हैं जिन्होंने और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भारत में बनाए हुए हैं। उन्होंने रिलायंस को कहा, अलग अलग कंपनीज को कहा, भारत की रिफाइनरीज को कहा कि भैया ये कच्चा तेल है हमारी तरफ से, इसे रिफाइन करो और अपने यहां ही रख लो, जब हमें जरूरत होगी हम ले लेंगे। तो उस तरीके से भारत अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। एक तरीके से जैकपॉट होगा अगर 2 लाख करोड़ लीटर तेल भारत को यहां से मिलता है, तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये जैकपॉट की तरह ही माना जाना चाहिए। इसके बाद एक और जैकपॉट है जो भारत को लगता दिखाई दे रहा, वो है रेयर अर्थ। नाम से ही है रेयर अर्थ, यानी जो बहुत रेयरली मिले, यानी जिसकी संख्या बहुत कम हो, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम हो। दरअसल चाइना के पास अब तक का सबसे बड़ा भंडार, लगभग 40 मिलियन टन का ये रेयर अर्थ का भंडार है, और उसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है दुनिया में लगभग आप ये मानकर चलिए 100% चाइना के पास है। कभी 90% होती थी, थोड़ा बहुत वियतनाम करता था, अब वियतनाम में शायद वो वायबिलिटी नहीं रही है। अब लगभग पूरी दुनिया का रेयर अर्थ का जो रिफाइनिंग है आज के समय में वो चाइना कर रहा है, और चाइना इस चीज को भली बात समझ गया आज से 10-15 साल पहले, और अपने अंदर पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम तैयार किया कि भैया हम इस रेयर अर्थ को रिफाइन करेंगे और पूरी दुनिया को बांटेंगे। अब आप ये समझिए कितना महत्वपूर्ण है रेयर अर्थ। जब अमेरिका ने ये तय किया कि ताइवान के अंदर वो चिप्स नहीं बनाएंगे, सारे इंजीनियर्स उन्होंने वापस बुला लिए ताकि चाइना को झटका लगे, तो चाइना के पास भी एक ट्रम्प कार्ड था, वो था रेयर अर्थ। दरअसल उन्होंने 7 रेयर अर्थ ऐसे हैं, उनसे स्पेशल मैग्नेट्स बनती हैं जो ईवीज में लगती हैं, सोलर जो विंड पावर प्लांट्स है उनके अंदर लगती है, डिफेंस में लगती हैं, कार में लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी चीजों में, बहुत छोटा छोटा इतना सा पार्ट होगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो रेयर अर्थ का बना होगा। उसकी वो कैपेसिटी पूरी की पूरी चाइना के पास है। तो उसने कहा ठीक है, अगर वो चिप में और बहुत सारी चीजों में चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाता है, अगर हमारे ऊपर 100% का टैरिफ लगाता है, तो हमारे पास भी ऑप्शन है। और ये रेयर अर्थ की वो मैग्नेट्स और रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना कोई कितना भी बड़ा प्लेन हो, F-35 से लेके और छोटा सा एक मोबाइल तक, वो नहीं चल सकता। लेकिन उसकी मोनोपोली आज चाइना के पास। उसने साफ कह दिया कि भैया 7 ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल हैं, उनकी जो मैग्नेट्स हैं, हम उन्हें यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अप्रैल में कहा। अब बाकायदा उन्होंने सभी देशों को यह कहा, आपको हमारे यहां से अगर वो मटेरियल खरीदना है तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा आपके लिए। आप ये कहेंगे कि आप ये अपने यूज के लिए ले रहे हैं और इसे यहां से अमेरिका नहीं बेचेंगे। अमेरिका क्या करता था, भारत के कंपनीज को कहता था आप चाइना से खरीदो और लाकर हमें दे दो। चाइना ने उस पर भी बैन लगा दिया। अब इसी चीज को देखते हुए कि भारत की वो डिपेंडेंसी चाइना पर ना हो, सरकार एक नई पीएलआई स्कीम लेकर आ रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। लगभग 5,000 करोड़ की ये स्कीम है, जिसमें ये तय किया गया है कि अगले 2-3 साल का इसका जेस्टेशन पीरियड होगा, लगभग 10 साल का ही पीरियड है, कि भारत ये सारी कैपेबिलिटी भारत के अंदर ही डेवलप करेगा। चाइना में लगभग 40 मिलियन टन का रिजर्व है, उसके बाद वियतनाम में 21 मिलियन टन का है, ब्राजील में 20, रशिया में 10 और भारत में लगभग 7 मिलियन टन का रिजर्व है इस समय। और ये एक्सप्लोर्ड है, अगर और एक्सप्लोरेशन करें तो ये 3 से 4 गुना बढ़ भी सकता है। अभी एक्सप्लोरेशन पे भी काम होगा, साथ ही इन रेयर अर्थ से बनने वाली मैग्नेट को भी प्रोडक्शन भारत में बनेगा। भारत की पिछले साल की डिमांड लगभग 4010 मेट्रिक टन रही है, जो 2030 तक बढ़कर 8200 मेट्रिक टन पहुंचने की संभावना है। और भारत में कितना बनता है, 400-500 मेट्रिक टन बनता है, इससे ज्यादा बनता नहीं है, और 4000 की जरूरत है, जो बढ़कर लगभग 8200 होने वाली है।
तो उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है सरकार, जिसके तहत रिवर्स ऑक्शनिंग होगी। रिवर्स ऑक्शनिंग में क्या होता है कि सेलर को कहा जाता है, जो बेचेगा, कि आप कितना कम से कम बेच सकते हैं। एक तो ये होता है कि कहीं नीलामी होती है, आपको घर खरीदना होता है, आप कहते हैं कि मैं 1 करोड़ का खरीदूंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं 1.5 करोड़ का खरीदूंगा, तो ये ऑक्शन होता है, एक रिवर्स ऑक्शन होता है। सेलर कहता है नहीं मैं 1 करोड़, मैं इसे 10 रुपए का बेचूंगा, दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं 9 का बेच दूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं तो 8 में ही बेचने को तैयार हूं। ये रिवर्स ऑक्शनिंग होती है। उस रिवर्स ऑक्शनिंग के माध्यम से सरकार अब इन रेयर अर्थ मटेरियल्स को बेच रही है ताकि उसके दाम कम किए जा सके, ताकि उसे वायबल बना सके, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसके एक्सप्लोरेशन की रिफाइनिंग के लिए आगे आ सके। और अभी से बहुत सारी कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, बाकायदा इसके लिए एक बैठक भी हुई है। और उसमें एक कंपनी है, उसको मिड वेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की कंपनी है, ऑलरेडी इसे फंड अलोकेट कर दिया गया है कि आप रेयर अर्थ से बनने वाले इन सबको प्रोडक्शन कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि भारत की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे घट सके। अभी एपीआई जैसी चीज होती थी, कभी जब यूपी की सरकार थी उससे पहले एपीआई में भारत डिपेंडेंट था, सेल्फ डिपेंडेंट था, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में काम आती है। धीरे धीरे पूरा सेक्टर खत्म हो गया। अब भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो है, लेकिन रॉ मटेरियल सारा आता है चाइना से। अब वापस से सरकार उसे रिवर्स कर रही है। खिलौना हो, बैम्बू हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारत सेल्फ डिपेंडेंट था, लेकिन 10 साल ऐसे आए कि सरकार दूसरे देश पे हम डिपेंडेंट हो गए। अब सरकार को वापस से रिवर्स करना पड़ रहा है सब कुछ। उसी इसमें जो रेयर अर्थ से जुड़ी चीजें हैं उन पे भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लाई जा रही है। और अब ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से भारत इसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो। भारत के पास बड़ा रिजर्व है और बड़ा रिजर्व मिलने की संभावना है, ताकि इसको रिफाइन कर कर पूरी दुनिया में बेचा जा सके, चाइना की मोनोपोली को तोड़ा जा सके। और भारत में वो मार्केट भी है, भारत में वो रिसोर्सेज भी है, वो ह्यूमन रिसोर्स भी है, वो एक्सपर्टीज भी है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, वो माहौल की है, और उसी को बनाने का प्रयास अब सरकार कर रही है। साथ ही इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाह रही जहां पर जो भी सेगमेंट हो, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वहां से लेकर जो स्ट्रेटेजिक यूज में आने वाली चीजें हैं वो तक, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई भी हो, डिफेंस से लेकर हर आयाम को भारत सरकार अब नए तरीके से एक्सप्लोर कर रही है, ताकि उसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, साथ ही ग्लोबल साउथ या छोटे जो बायर हैं, या बड़े भी हो सकते हैं, अमेरिका भी भारत का एक बड़ा बायर हो सकता है, उनको किस तरीके से उनके ऊपर लेवरेज किया जा सके, ये प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है और हर सेक्टर में किया जा रहा है। जो चीज आज से 20-25 साल पहले होनी चाहिए थी, जो लॉस्ट डेकेड रहा है यूपीए की सरकार में, अगर ये चीजें उस समय होती तो आप समझिए आज भारत की स्थिति क्या होती। वही समय था जब लॉस्ट डेकेड था भारत का, जब चाइना जैसे देश का उभार हुआ। ये वही समय था जब भारत में यूपीए थी, अमेरिका में ओबामा था और चाइना में सीसीपी थी। इन तीनों के नेक्सस ने किस तरीके से आगे बढ़कर चाइना के उभार में एक बड़ा रोल निभाया। जो काम अब सरकारें कर रही हैं, उन्हें ये काम आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले करने चाहिए, लेकिन नहीं हो पाए। दुर्भाग्य है, लेकिन जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है, क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन से लेकर रेयर अर्थ हो, डिफेंस हो, और बहुत सारी चीजें हों जिसमें सरकार आगे बढ़ रही है। और बहुत सारे ऐसे जो भी सेगमेंट आते रहेंगे, उनका विश्लेषण आपके सामने लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमारा दूसरा चैनल अनफिल्टर्ड इंडियन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।